हेलो, नमस्कार और सीएए के शो में आप सबका स्वागत है। सीएए का मतलब है कन्वर्सेशंस और एनालिसिस और मेरा नाम है जागी बसीम। तो जो ये टर्म है गोदी मीडिया, इससे आप वाकिफ तो होंगे ही। गोदी मीडिया एक ऐसा टर्म है जो कि काफ़ी चर्चा में रह चुका है, इसके बारे में काफ़ी बातचीत हो चुकी है। गोदी गोदी मीडिया का मतलब ऐसा जो मीडिया है जो कि सरकार की तरफदारी करता है, जो कि जो जो बीजेपी की जो हमारी सरकार है उसकी तरफदारी करता है। तो ये मीडिया हकीकत में है भी या नहीं, वो एक दूसरी बात है, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चलिए मगर मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत इस तरह का गोदी मीडिया हो भी सकता है, लेकिन हम कभी दूसरे मीडिया की ज़्यादा बात नहीं करते। और इस मीडिया का किसी ने अभी तक तो कोई ऐसा नाम नहीं दिया, लेकिन मैं आज आपको इसका एक नाम दे रहा हूं। मैं इसको कहता हूं नक्सली मीडिया। यानी कि कैसा मीडिया जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जो चाहता है कि प्रधानमंत्री और जो बीजेपी की सरकार है यहां से हटे और एक दूसरी ऑपोजिशन की सरकार आए। और ये मीडिया दिन रात इस चक्कर में लगी रहती है कि किस तरह से ऑपोजिशन की सरकार भारत में आ सके। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप अपना पक्ष ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन खतरे की बात यह है कि ये जो नक्सली मीडिया है, इसने अब हाथ मिला लिए हैं विदेशी मीडिया यानी फॉरेन मीडिया के साथ। और मैं अब विदेशी मीडिया जो है उसको भी नक्सली मीडिया कहूंगा, क्योंकि 90% से ऊपर जो वो वहाँ का मीडिया है, चाहे वो यूरोप में है, चाहे वो अमेरिका में है या जापान में भी है और दूसरे विकसित देशों में, जो मीडिया है वो सारा का सारा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ है, इस सरकार के खिलाफ है। और उनकी विचारधारा भी इसी मीडिया की तरह हार्ड लेफ्ट सेंटर्ड विचारधारा है। इसलिए मैं दोनों मीडियाज को कंबाइन करके इनको नक्सली मीडिया कहता हूं। तो आज तो एक बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो गई, जो कि ये जो नक्सली मीडिया है जो कि अब बिल्कुल जिसे कहते हैं सुर्खियों में आ जाएगा। और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसमें कि अब पता चला है कि एक डीप फेक वीडियो, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी का एक जो डीप फेक वीडियो है वो सर्कुलेशन में है और काफ़ी जगह वो शेयर हो चुका है। और उस वीडियो में अमित शाह जी कहते हुए सुन रहे हैं, वो बन रहे हैं कि मतलब वो रिजर्वेशन पॉलिसी को ख़त्म करना चाहते हैं। अब सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ चुका है, होम मिनिस्ट्री से भी आ गया है कि ऐसा कोई वीडियो नहीं है, ये एक डीप फेक वीडियो है। और ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि जो है सरकार की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको जिसे कहते हैं कि उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाए, उस पर लोग नाराज़ हो जाएं, गुस्सा खा जाएं, उस पर जो है डाउट्स क्रिएट हो जाएं जिसे हम कहते हैं। तो ये पूरा उसी तरह का एक षड्यंत्र है जो कि लॉन्च किया गया है। और सिर्फ यही नहीं, 2 दिन पहले एक और वीडियो सर्कुलेशन में चल रहा है जिसमें आरएसएस के प्रभारी मोहन भागवत जी वो भी यही बोल रहे हैं कि मतलब रिजर्वेशन को खत्म करा जाए। और वहां से भी क्लैरिफिकेशन आ चुका है उनके ऑफिस से कि उन्होंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया। यानी कि कहने का मेरा मतलब है संक्षिप्त में कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके कुछ ताकतें, और मैं इन ताकतों का नाम देता हूं नक्सली मीडिया, नक्सली मीडिया, ये मीडिया अब डीप फेक वीडियोस बना रहा है जो कि भारत को उत्तेजित कर सकते हैं, भारत के अंदर तनाव जिसे कहते हैं उत्पन्न कर सकते हैं, भारत के अंदर जिसे कहते हैं कि अब वायलेंस भी हो सकती है इन वीडियोस की वजह से। तो ये एक बहुत ही गंभीर, बहुत ही एक सीरियस डेवलपमेंट है और आज इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। ये जो नक्सली मीडिया है इसकी थोड़ी डिटेल में मैं आपसे बात करूँगा कि ये लोग कौन हैं, ये लोग क्यों इस तरीके से भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है, इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आज आपसे इस एपिसोड में बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हमें इतना तवज्जो देना भी चाहिए इस तरह के जो नक्सली मीडिया है, ये जो डीप फेक वीडियोज़ हैं। क्योंकि इंटरनेट पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे तो आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी और डीप फेक तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो क्या हमें इतना इस पे ध्यान देना भी चाहिए? तो ये एक क्वेश्चन है जिसे मैं अभी एकदम आपको आंसर करके दे सकता हूँ कि बिल्कुल हमें ध्यान देना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि ये जो डीप फेक वीडियोस, खासकर हमारे जो प्रतिष्ठित लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि कल आज अमित शाह जी का ये वीडियो आया है, मोहन भागवत जी का एक वीडियो डीप फेक आया है,
कल हो सकता है कि प्रधानमंत्री का कोई वीडियो आ जाए, और किसी तरह का भी वीडियो हो सकता है जिससे कि मतलब आप जो है बिल्कुल अचंभे में पड़ जाएं कि प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं। तो डीप फेक का मतलब कोई भी चीज़ आप उस बुलवा सकते हैं, करवा सकते हैं, और उसको आप वीडियो में डाल सकते हैं, और आपको बिल्कुल, आप जिसे कहते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू स्पॉट द डिफरेंस। तो आपको पता नहीं चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, आप तो सहज पूरे वीडियो को सच मान के बैठ जाएंगे। तो इसलिए खतरा बहुत बड़ा है। और मुझे अब याद आ रहा है कि जब इलेक्शन प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने वार्न करा था कि डीप फेक वीडियोस का हमें ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा भी हुई थी। लेकिन इतनी जल्दी ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ये हमने किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे जिसे कहते हैं डोर स्टेप पे है, बिल्कुल आ चुकी है, और ये बढ़ती ही जाएगी, और इसे हमें खत्म करना होगा, इसका मुकाबला करना होगा, और इसके बारे में आज थोड़ी चर्चा करते हैं। तो मैं अब आपको एक इंटरेस्टिंग वाक़या बताता हूँ कि सुबह और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया है, खासकर क्योंकि ये डीप फेक वीडियो सब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। तो ये डीप जो सोशल मीडिया का जो इम्पोर्टेंस है कितना बढ़ गया है, मैं आपको एक अपने एक उदाहरण से बताता हूँ जो आज सवेरे हुआ। तो मैं अपनी मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, तो मैं अपनी मॉर्निंग वॉक पे गया। तो मॉर्निंग वॉक पे हमारे घर के पास एक डियर पार्क है, हौसखास की तरफ एक डियर पार्क है। तो मैं वहाँ मॉर्निंग वॉक में गया, तो रास्ते में मतलब बीच पार्क के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो और कुछ मजदूर भाई लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। तो उनका मोबाइल, आजकल जैसे होता है लोग अपना मोबाइल साथ साथ सुनते रहते हैं, काम भी कर रहे थे। तो वो कुछ गाने सुन रहे थे, मुझे लगा भोजपुरी गाने हैं, तो बड़ा उसका आनंद ले रहे थे। तो मैं वॉक पे चला गया। मैं जब घूम के आगे से वापस आया तो इस समय वो लोग काम कर रहे थे, मगर अब वो गाने नहीं सुन रहे थे, वो सोशल मीडिया पॉडकास्ट हिंदी में सुन रहे थे। अब इसको ध्यान से सुनिए। वो कुछ एक तरह की चटपटी चर्चा चल रही थी, मगर जैसे कहते हैं जिसका कनेक्शन जो था इलेक्शंस के साथ था, हमारे चुनाव के साथ था, उस पे वो चर्चा वो लोग सुन रहे थे, हमारे मजदूर भाई लोग। यानी क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अब जो है कोई ये कहना कि चुनाव का, न्यूज़ का, सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो सिर्फ मिडिल क्लास तक होता है या ऊपर के तबकों पर होता है, ये सब गलत है। जो सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, सोशल मीडिया की जो पहुंच है, वो बिल्कुल नीचे ग्राउंड लेवल, ग्राउंड ज़ीरो तक, हर तबके तक पहुंच चुकी है। और हर तबका, और आजकल इलेक्शन का तो माहौल है, इलेक्शन का सीज़न है इलेक्शंस का, तो उसमें हर व्यक्ति इन पॉडकास्ट को सुन रहा है, अपनी जो है निर्णय बना रहे हैं, चर्चा में भाग सुन रहे हैं, और चटपटी खबरें होती हैं, उनका मसाला लगा के वो सब प्रोग्राम्स होते हैं। मगर सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस बहुत है। यानी कि अगर अगर ये वीडियोस अब इन्हीं सोशल मीडिया प्रोग्राम्स पर अगर चल रहे हैं, तो चाहे वो मजदूर भाई हो, चाहे वो हम हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो, कोई भी इन वीडियोस को सच मान सकता है कि हाँ भाई ये तो अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं, या मोहन भागवत जी ने क्या बोल दिया, क्या ऐसी बात को बोल रहे हैं कि अब सच में पॉलिसी चेंज होने वाली है। और हमारे जो भाई हैं, शेड्यूल कास्ट भाई, शेड्यूल ट्राइब्स के जो भाई हैं, तो वो तो विचलित हो जाएंगे कि हमारा तो रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। तो बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी एक और जो डेवलपमेंट आजकल इसके साथ साथ चल रही है कि किसी ने ये एनालिसिस करा है कि आजकल जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो विपक्ष के हों, चाहे आपके रूलिंग पार्टी के हों, लेकिन लोग जो जैसे कहते हैं ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर इलेक्शंस, जैसे पोस्टर होते थे पहले, एड्स होते थे टीवी के ऊपर, उस पर न्यूज़पेपर एड्स होते थे, थोड़े बहुत आ रहे हैं मगर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है? सिंपल सी वजह है कि एक तो आप जानते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का इशू हुआ था, छापे पड़े थे, और ब्लैक मनी काफ़ी सरकार ने निकाला है। मगर उसके साथ साथ एक और चीज़ ये हुई है कि पॉलिटिशियन के पास पैसा हो या ना हो, मगर लोग जो हैं अब सोशल मीडिया पे यही पॉलिटिशियन ध्यान दे रहे हैं, क्यों कहते हैं कि हमें पोस्टर लगवाने की क्या ज़रूरत है, हम तो सोशल मीडिया में हमको हम इनवाइट करो, हमसे बात करो, और हम आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। यानी कि अगेन ब्रीफली, संक्षिप्त में जैसे कहते हैं, सोशल मीडिया का बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस हो गया है। और इसीलिए मैं दोबारा इसको रीट्रेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इस तरह के जो फेक वीडियोस होते हैं, अगर ये इन सर्कुलेशन है सोशल मीडिया पे, तो इसका बहुत बड़ा और बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है।
और अगर ऑब्वियसली अगर फेक वीडियोस हैं तो गलत प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए चौकन्ना रहना पड़ेगा। और इसीलिए सरकार ने इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च कर दी हैं। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी वो जो इनिशियल जो जिसे कहते हैं आईपी एड्रेस को ढूंढ लेंगे, इसके पीछे ओरिजिनेट किसने करा था, ये षड्यंत्र किसका था, ढूंढ लेंगे, उन लोगों को अरेस्ट करेंगे। मगर आज बात करते हैं कि अब जो ये नक्सली मीडिया है वो इस लेवल पर क्यों उतर आया है, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो मैं बहुत नाम नहीं लूंगा, क्योंकि देखिए मैं जिसे कहते हैं, मैं डोंट बिलीव इन कैरेक्टर असैसिनेशन के। लोगों के नाम ले लेके उनको मैं कहूँगी ये बुरा भला है, ये ऐसा है, ये वो वैसा है। मैं एक जनरल टर्म्स में बात करूँगा, मगर एक ही मैं नाम लूँगा, और ये नाम काफ़ी इस समय चर्चा में है। मैं ध्रुव राठी का नाम लूँगा, और वो मैं बताता हूँ आपको मैं क्यों नाम ले रहा हूँ, और मैं उसको सारे प्रक्रिया से जोड़ूंगा। देखिए, हो क्या रहा था कि सोशल मीडिया के अंदर भी आपको एंकर्स चाहिए, आपको मीडिया पर्सन्स चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए जो कि आपकी बात को एक बड़े इफेक्टिवली पब्लिक के आगे रख सकें। अब जैसे मैं भी अपना शो कर रहा हूँ, अब जैसे और लोग भी अपना शो करते हैं, तो कम से कम इतना होना चाहिए कि हमारे अंदर बोलने की एक क्षमता होनी चाहिए, एक अच्छी बात हम करें, सरल बात करें जो लोगों को समझ में आए। तो हो क्या रहा था, खासकर ऑपोजिशन के साथ, तो उनके जितने ट्रेडिशनल एंकर्स थे, उसमें से एक दो नाम मैं ले लूँगा, जैसे करण थापर हो गया, आपकी वो जो लेडी हैं अंजुम, मैं उनका नाम पूरा भूल रहा हूँ इस समय। तो इस तरह के वायर के जो एंकर्स हैं, प्रिंट में से जो एंकर्स हैं, तो ये कई इनमें से जो हैं जो कि हमेशा सरकार के विरुद्ध रहे हैं। ठीक है, आपका अपना नज़रिया, कोई बात नहीं, वो विरुद्ध रहे हैं। मगर इनमें से कई एंकर्स ऐसे भी थे, जैसे करण थापर है, जो अब उम्र हो रही है और इतने इफेक्टिव लगते नहीं हैं टीवी के ऊपर, चाहे वो जो भी बोलते थे, चाहे जो भी उनकी फॉलोइंग हो। तो एक सोची समझी, मैं तो चाल ही बोलूंगा, के तहत आउट ऑफ नोवेयर जिसे कहते हैं, एक इंसान आता है सामने जिसका नाम है ध्रुव राठी, और वो सडनली जिसे कहते हैं सोशल मीडिया पर छा जाता है। विद इन अ मैटर ऑफ डेज, मंथ से आप जो भी कह लीजिए, जो भी टाइम फ्रेम था, इस इंसान के हजारों लाखों फॉलोअर्स बन जाते हैं। और ध्रुव राठी को जब मैं देखता हूं उसके, तो उसमें मेरे को दो तीन चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती हैं। एक तो भाई साहब जो हैं वो हमारे, मुझे आई एम श्योर ये हरियाणा से हैं, क्योंकि थोड़ा एक्सेंट अभी है उनका, और हमारे भाई बंधु जो हरियाणा से हैं, तो बड़ा अच्छा लगा कि हरियाणा के हमारे हैं। मगर तब पता चला कि ये तो हरियाणा नहीं, ये तो जर्मनी में रहते हैं। और उसके आगे और भी अचंभा हुआ जब ये पता चला कि इनके फादर इन लॉ पाकिस्तानी हैं। उसके आगे फिर स्टोरीज आनी शुरू हो गई कि इनकी फंडिंग कौन कर रहा है, इनके जो हजारों लाखों लोग हैं, ये फॉलोअर्स हैं, ये कहाँ से आ गए। और तब पता चला कि कोई हो सकता है कि जॉर्ज सोरोस जो है फंडिंग कर रहे हो, और ये जो हजारों लाखों लोग हैं बॉट्स हो सकते हैं, दे माइट बी रियल और नॉट रियल जैसे कहते हैं। तो काफ़ी प्रश्न चिन्ह लग गए ध्रुव राठी के ऊपर। मगर ध्रुव राठी का हुआ क्या कि इस तरह की एक शख्सियत जब आई और सोशल मीडिया पर छा गई, तो सडनली एक चीज़ बड़ी क्लियर होगी कि अब सोशल मीडिया ऑपोजिशन के हाथ में, अब कुछ ऐसे, अब ऐसे लोग अब आने शुरू हो गए थे, ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज आनी शुरू हो गई थी जो कि पूरी जिसे कहते हैं जो पब्लिक ओपिनियन है उस पर अपनी छाप छोड़ सकें और अपना जो है दबदबा बना सकें। सो ध्रुव राठी आए, और तब आप देखिए साथ साथ अब ये फेक वीडियोस भी आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ध्रुव राठी फेक वीडियोस कर रहे हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी कि कौन ये फेक वीडियोस प्रचलन कर रहा है। लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि इसके पीछे नक्सली मीडिया डेफिनेटली उनका हाथ है। इसमें कोई, मेरे को तो कोई डाउट नहीं है। मगर इन्वेस्टिगेशन बताएगी कौन कौन नाम है, और वो नाम जो है वो आ जाएंगे, सामने आएंगे। अब ये प्रक्रिया जब शुरू हो गई, ध्रुव राठी जैसे टेलीजेनिक, एक अंग्रेजी में शब्द होता है टेलीजेनिक, जैसे बड़े कैरिज्मेटिक प्रभावशाली जो एंकर्स हैं वो आ गए, वो अपनी बात रख रहे थे, चाहे जो भी
उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी बात उनको रख रहे थे, रखिए चलिए, मगर वो छा रहे थे और उनके बदले लाखों करोड़ों फॉलोअर्स थे। कितने असली हैं नहीं हैं वो हमको नहीं पता। तो ये सब प्रक्रिया चल रही थी। तो दूसरी तरफ जो अपना सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, तो जिसे जिसे कहते हैं जो सरकार के थोड़े बहुत जो पक्ष में रहते हैं मीडिया, तो वो उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया में प्रोग्राम्स डाले। मुझे उनमें से एक दो जिनको मैं खुद भी देखता हूँ, जैसे जयपुर डायलॉग्स, अच्छी मतलब उसमें एनालिसिस होता है। लेकिन जो सो कॉल्ड ये राइट विंग मीडिया है जो सरकार के पक्ष में होता है, ये मुझे लगता है कि नक्सली मीडिया के आगे तब भी फेल हो जाता है, और उसकी दो बड़ी कारण है। और मैं आज वो कारण, अभी तक शायद किसी ने आपको शायद इसके बारे में बात करी और ना करी हो, मगर मैं आपसे डेफिनेटली खुल के बात करना चाहूँगा। देखिए, मीडिया जो एक ऐसा मीडिया जो होता है, द मीडियम, और खासकर जब हम पॉलिटिक्स की बातें करते हैं तो ये बहुत ही एक सीरियस मीडियम है। ये कोई कॉमेडी शो नहीं है। कई लोग समझते हैं ये कॉमेडी शो है, कई लोग समझते हैं कि इसमें जो आके आप ठहके लगा के हंसते रहें, गाने गाते रहें, उल्टा सीधा मजाक करते रहें। जी नहीं, पॉलिटिक्स इज़ अ सीरियस बिजनेस। क्योंकि देखिए, पॉलिटिशियन जो होता है आपका, वो इवेंचुअली एक लॉ मेकर भी होता है। जब वो पार्लियामेंट में बैठता है, असेंबली में बैठता है, तो वो कानून बनाता है जो कि हमारी ज़िंदगी पे उनका पूरा, जैसे कहते हैं, मतलब हमारी ज़िंदगी जो दारोमदार है इन कानूनों पे डिपेंडेंट होती है। तो दिस इज सीरियस बिजनेस। अब हमारी जो ये सो कॉल्ड राइट विंग मीडिया है, इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि कई लोग जो आते हैं वो वहाँ पर कॉमेडी शो की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। एक साहब हैं, मैं नाम नहीं लूँगा मगर आप समझ जाएंगे। वो आते हैं, वो अलग अलग तरह की विग डालती हैं। देखिए, बाल मेरे भी नहीं है ज़्यादा, मेरे भी बाल बहुत कम है, तो उनके भी नहीं है, मगर वो करते हैं क्या, उल्टे सीधे विग्स, लाल पीले विग्स डाल के आके बैठ जाएंगे, कभी बुर्का में आ जाएंगे, कभी। देखिए, आप मजाक नहीं बना सकते। आपको जो अपनी बात कहनी है आप सीरियसली कहिए, तरीके से कहिए, ढंग से कहिए। तो पहली तो ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ उनके साथ नहीं है, कई और लोगों के साथ भी है। बीच में एनालिसिस करते हुए हंसना शुरू कर देंगे, मजाक उल्टे सीधे। तो इसको अवॉइड करिए। तो ये एक बहुत बड़ी खामी है, इसीलिए राइट विंग मीडिया को सीरियसली नहीं लिया जाता। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है राइट विंग मीडिया की? दूसरी प्रॉब्लम जो राइट विंग मीडिया की प्रॉब्लम है कि पलक झपकते ही अपने बैंक अकाउंट नंबर्स दे देंगे कि जी आप मेरे पैसे डालिए इसके अंदर, मतलब 5-5, 10-10 मिनट मतलब कि अपील करिए, 100 रुपये डाल दीजिए, 1000 रुपये डाल दीजिए, ये डाल दीजिए। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि जर्नलिस्ट, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, उसको कमाई भी करनी है, उसको जिंदा भी रहना है, उसको ही हैज़ टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। लेकिन ये तरीका नहीं होता। क्योंकि होता क्या है, इससे हम अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करते हैं। अब मैं तो अपने शो में कभी नहीं करता, मैं आपसे सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली मांगता हूँ। मेरी सब्सक्रिप्शन तो फ्री होती है। मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ, हाथ जोड़ सकता हूँ, मैं कहूँगा आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा शो देखिए, लाइक कर लीजिए, वो सब ठीक है। मगर जब हम पैसे मांगने लग पड़ते हैं लोगों से, ये गलत चीज़ है। और ये राइट विंग में मैंने कई चैनल्स में देखा ये सब चल रहा है। तो इसको मेरे भाई बंधुओं से अपील है कि इसे मत करिए। जिन लोगों ने पैसे देने हैं, आप एक बिना बोले कुछ आप एक नीचे से अपना दे दीजिए, पेटीएम बेटीएम जो भी आपने देना है, तो वो अपने आप डाल देंगे। मगर बोल बोल के कि पैसे डालिए, आप क्यों नहीं डालते, आप मेरा शो देखते हैं, ये सब उटपटांग चीज़ें, इसको प्लीज़ अवॉइड करिए। क्योंकि इस समय एक जंग चल रही है। मैं तो क्लियरली आपको बता रहा हूं, देयर इज अ बैटल गोइंग ऑन राइट नाउ। और ये जो जंग है, ये आपकी नक्सली मीडिया के बीच में है, और ये जो एक तरह की, आप जिसे कह लीजिए, विपक्ष उसको गोदी मीडिया कहते हैं, मगर मैं कहता हूं एक सेंसिबल मीडिया है, उसके बीच चल रही है। क्योंकि हमें देखना है कि हम जो सेंसिबल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ठीक तरीके से विद सीरियसनेस उसको हम रखें, उसका पक्ष दें कि लोग अपना निर्णय खुद ले सकें। तो वी हैव टू टेक इट सीरियसली। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके ये जो डीप फेक वीडियोस बनाए हैं, और उसमें इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी कि किसने क्या करा है और किस किस का हाथ है। लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि इसमें जो आपके जो लिंकेजेस हैं, जो आपके समीकरण हैं,
वो आपके विदेशों तक, विदेशी मीडिया तक हो, क्वाइट पॉसिबल। इसीलिए अब मैं थोड़ी सी अब बात करूंगा जो हमारी फॉरेन मीडिया है उसके बारे में, क्योंकि फॉरेन मीडिया की वैसे रीच तो देखा जाए तो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है इंडिया के अंदर। मतलब भारत देश के अंदर अगर आप देखें कि फॉरेन मीडिया कितने लोग फ्रांस 24 को देखते हैं, बीबीसी को भी कितने लोग देखते होंगे, सीएनएन को कितने लोग देखते होंगे, थोड़े बहुत होंगे, लाखों में होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन मेन जो ओपिनियन बनाने के लिए टॉप सर्कल्स के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जो आपकी सरकार के अंदर भी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो टॉप के लोग हैं, जो आपके पॉलिटिशियन हैं, वो फॉरेन मीडिया को सब देखते हैं ध्यान से। तो इसीलिए हमें फॉरेन मीडिया को सीरियसली लेना पड़ता है। चाहे नंबर्स के हिसाब से इनकी बहुत ज़्यादा रीच नहीं है, लेकिन ये जिसे कहते हैं दे गो टू द राइट काइंड ऑफ पीपल, दे आर वॉच्ड बाय द राइट काइंड ऑफ पीपल, द डिसीजन मेकर्स ऑफ द कंट्री, द ओपिनियन मेकर्स ऑफ द कंट्री। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसलिए फॉरेन मीडिया का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सिर्फ ये नहीं कि जो उल्टी सीधी हरकतें हैं या जो एग्जैजरेटेड चीज़ें जो बोली जाती हैं या बड़ी लंबी बना बना के जो सारे क्लेम्स किए जाते हैं या जो सरकार के खिलाफ जो कुछ भी अनशन बोला जाता है वो सिर्फ वायर ही कर रही है या मतलब आपके जो न्यूज़ लॉन्ड्री कर रही है। विदेशी चैनल इस समय, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 90% से ऊपर सब चैनल, कोई भी अगर आपके दिमाग में नाम आ रहा है, इंक्लूडिंग जापान के चैनल्स, निक्की और आपके जो ये एल जजीरा, फ्रांस 24, बीबीसी, सीएनएन, जो भी चैनल्स आपके आ रहे हैं, जितने न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, मज़े की बात यह है कि जो ब्रिटेन के अंदर या इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पर दो तरह के न्यूज़पेपर्स होते हैं। एक होते हैं जो कि लेबर को फेवर करते हैं, जैसे गार्डियन है, तो वो तो है ही भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, वो तो है ही, मगर साथ साथ जो कंजर्वेटिव मीडिया भी वहाँ का है, जैसे कि द टाइम्स है, आपका संडे टेलीग्राफ है या टेलीग्राफ, तो ये न्यूज़पेपर्स भी भारत विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं, इस सरकार विरोधी हैं। अक्रॉस द बोर्ड 90% से जो फॉरेन मीडिया है वो पूरा भारत के अगेंस्ट है। अब थोड़ा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि क्या वजह है कि ये मीडिया, जो ये फॉरेन मीडिया खासकर जो है वो इतना भारत विरुद्ध है। और ये मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूं कि हो सकता है ये एआई का जो प्रॉब्लम है, इसमें हो सकता है कि इस फॉरेन मीडिया में से कुछ इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, कुछ एनजीओज, सोरोस टाइप के जो एनजीओज हैं, इन सब की मिली भगत हो, इन सब दो तीन शक्तियों की मिली भगत हो। इसलिए इन सब शक्तियों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो हमारा विषय है वो हमारा जो आज जिसके आज बातचीत कर रहे हैं वो मीडिया के बारे में है। तो इसलिए थोड़ा मैं मीडिया पे ज़्यादा फोकस करूंगा। किसी अगले और एपिसोड्स में हम थोड़ी दूसरे डिपार्टमेंट्स, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स हैं और जो सारे ये जिस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, जो एनजीओज हैं खासकर, जो भारत विरोधी हैं, वो क्यों कर रहे हैं वो हम बाद में बात करेंगे। आज मीडिया की बात करते हैं। तो क्या वजह है कि ये सारा का सारा जो मीडिया है ये मोदी विरोधी हो गया है? क्या क्या वजह है? इसके लिए थोड़ा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। देखिए, कई दशक पहले दो तीन तरह के मीडिया भारत में होते थे और खासकर इंग्लैंड का मीडिया ज़्यादा, उसका मैं कहूँगा, जो कि बीबीसी काइंड ऑफ मीडिया होता था। बीबीसी बहुत प्रचलित एक समय था जब एक्चुअली लोग बीबीसी रेडियो को बहुत सुनते थे। टीवी का तो खैर बाद में हुआ, वर्ल्ड सर्विस, लेकिन बीबीसी रेडियो को बहुत लोग हिंदुस्तान में सुनते थे, क्योंकि उनको लगता था, क्योंकि देखिए हम उस समय इमरजेंसी से गुजरे थे और कहीं हमारे फ्रीडम्स चले गए थे, तो इसलिए थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिविटी बीबीसी रेडियो से मिलती थी उस समय, तो लोग सुनते थे, तो इसलिए थोड़ा उनका काफ़ी प्रभाव था। अब जो उस समय के जो, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वेस्टर्न मीडिया और आउटलेट्स हों, न्यूज़पेपर्स के हों, फाइनेंशियल टाइम्स हो, और कई लोग, और इनमें से कई वेल नोन फेसेस भी थे, तो ये लोग जब इंडिया आए तो ये लोगों की, मतलब जिसे कहते हैं, मैं आप कैसे आपको समझाऊं, इनकी आंखें चकाचौंध हो गई। और मैं तो 70 की दशक की बात कर रहा हूँ, जबकि भारत के बाद तो कुछ भी नहीं होता था उस टाइम, लेकिन तब भी बहुत कुछ था। और वो तब कुछ क्या था, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आप जाएं तो एक बहुत ही हर चीज़ फंक्शनल होती है, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हो। लेकिन भारत में जब ये लोग आए तो इनको ये समझ आ गई कि अब जो
वो याद आपको याद होगा जो इमेजेस होती थी पहले, इंडिपेंडेंस से पहले जो अंग्रेज़ होता था वो सोलर एक टोपी डालता था। तो वो टोपी को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने पर्क्स ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ वाइट मैन साहब को इन जर्नलिस्ट को मिलते थे। इनका क्लब अलग से होता था, हर शाम को जिन और टॉनिक जिसे कहते हैं पीनी होती थी, और बढ़िया एयर कंडीशन एनवायरनमेंट के अंदर, और बड़े बड़े बंगलोज मिलते थे। लटियंस का जो हम कहते रहते हैं, लटियंस में जर्नलिस्ट ये लोग रहते हैं, लटियंस बंगलों में कई ऐसे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात एक्सेसिबिलिटी, यानी कि अगर आप प्रधानमंत्री उस समय के मिलना चाहें, होम मिनिस्टर को मिलना चाहें, फॉरेन मिनिस्टर को मिलना चाहें, तो ऐसे चुटकियों में आपको अपॉइंटमेंट्स मिलती थी, क्योंकि आप बीबी से आए हैं, आप टाइम से आए हैं, आप इंटरनेशनल हेरल्ड ट्रिब्यून से आए हैं। तो ये बहुत बड़े नाम होते थे उस समय हमारे कैबिनेट के लिए, और लोग फटाफट उनको इंटरव्यूज देते थे। यानी कि ये जो कॉरस्पॉन्डेंट्स, जो ब्यूरो चीफ्स फॉरेन मीडिया के जो आते थे, तो ये सारे के सारे पूरे जैसे कहते हैं साहिब कल्चर, द वाइट मैन साहिब कल्चर, सोलर टोपी नहीं होती थी, बाकी सब कुछ इनको मिलता था। दे यूज टू लिव लाइक किंग्स, लिटरल, ये हकीकत थी। अच्छा, उस समय एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि ये एक पूरा एक नैरेटिव इंडिया के बारे बनाते थे। और इंडिया का वो नैरेटिव क्या था कि है तो इंडिया में भूखे नंगे हैं बेचारे, कुछ खाने को नहीं है, कुछ पीने को नहीं है, लेकिन बहुत ही स्पिरिचुअल देश है। क्यों स्पिरिचुअल देश क्यों है? क्योंकि हुआ क्या था कि इनके चहेते जो बीटल्स थे वो पहले आए थे, तो वो सारे निर्वाणा यानी कि शांति, मोक्ष, ये सब ढूंढने आए थे यहाँ पर। तो वो इस समय वो आश्रम आश्रम भी गए थे, तो वो नैरेटिव उनके दिमाग में था। तो ये लोग भी उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते थे कि भाई भारत आओ, खाने पीने को ज़्यादा कुछ नहीं है, मगर बहुत ही बैकवर्ड है, लेकिन बहुत ही शांति है। कितने रंग बिरंगे हैं लोग, रंग बिरंगे लाल पीले नीले कपड़े पहनते हैं, खुश हैं लोग, खाने को चाहे ज़्यादा है या नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई तरह की तरह रहते हैं। तो ये पूरा एक नैरेटिव चलता था कि इंडिया इज़ अ वंडरफुल कंट्री, स्पिरिचुअल कंट्री। तो और आपको अगर अपना स्पिरिचुअल मोक्ष, आपको ये सब चाहिए, तो आप इंडिया आओ। तो ये इमेज इन लोगों ने बनाई थी। पिछले 10 साल में जब से मोदी जी आए हैं, ये पूरी की पूरी इमेज खत्म हो चुकी है। मोदी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि फॉरगेट फॉरेन मीडिया, वो ना फॉरेन मीडिया ना इंडिया मीडिया को घास देते हैं। मतलब करते हैं इंटरव्यूज, कभी कभार करते हैं, मगर वो अपनी दूरी रखते हैं। और ये नहीं कि आपने फ़ोन करा सवेरे कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम द गार्डियन एंड आई वांट एन इंटरव्यू विद यू, तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। नहीं, सवाल ही नहीं उठता, ऐसे नहीं होता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो कहते हैं कि लेट माई वर्क स्पीक फॉर हिमसेल्फ, फॉर व्हाट आई डू। तो उनकी फिलॉसफी ये है। तो एक तरह की एक्सेसिबिलिटी जो है मीडिया की, बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन मीडिया, थोड़ी बहुत कट ऑफ हो गई है। तो एक तो ये इनको प्रॉब्लम हो गई है। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थे वो इनके खत्म से हो गए, क्योंकि आप बैठ के खुद में अपने कमरे में बैठ के जिन टॉनिक पीते रहिए या जो भी है, मगर आपको अगर कोई मिनिस्टर नहीं मिलेगा, आपको कोई पॉलिटिशियन मिलने को तैयार नहीं है, कैबिनेट से आपको कोई मिलने को तैयार नहीं है, तो आपके सोर्सेस कहाँ से आएंगे, आपकी स्टोरीज क्या बनेंगी? तो इसीलिए ये जो पूरा फॉरेन मीडिया, उसके अंदर एक रिजेंटमेंट पैदा होती गई, और ये पिछले 10 साल से चल रही है। उसके अलावा 2-3 चीज़ें और हो गई हैं। देखिए, मैं कभी कम्युनल चीज़ें बात नहीं करता अपने पॉडकास्ट में। मैं हिंदू मुस्लिम, मैं भी एकता में विश्वास रखता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप किसी न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल, भारत के ऊपर जो आर्टिकल होता है, उसे उठा के दे लीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल उठा के कोई भी देख लीजिए, हर आर्टिकल के अंदर, और वो ये दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर ये आपका वॉशिंगटन पोस्ट या आपका न्यूयॉर्क टाइम्स, लेकिन गार्डियन में देख लीजिए, आप इंग्लैंड के न्यूज़पेपर है वहाँ पर भी देख लीजिए, तो ज़्यादातर, नॉट एवरी इंस्टेंस, ज़्यादातर आप देखेंगे 2 लेखक होते हैं, 2 लोगों ने आर्टिकल लिखा होता है। एक तो आपका गोरा होता है, ठीक है, और दूसरा आपका भारतीय मूल्य का जर्नलिस्ट होता है, यानी कि अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, चाहे वो आदमी या लेडी या जो भी है वो वहीं पे बसे हो,
वहीं के हो इंडियन ऑरिजिन को, या भारत छोड़ के कभी गए हो और वहाँ बस गए हो अमेरिका के अंदर या इंग्लैंड के अंदर, बट डेफिनेटली दो होते हैं। एंड ज़्यादातर क्या होता है कि वो जो दूसरा जो इंडियन ऑरिजिन या भारतीय मूल का जो व्यक्ति होता है, वो टोटली भारत विरोधी होता है, बिल्कुल हार्ड कोर भारत विरोधी होता है। एंड आई एम सॉरी टू से, मगर वो भी एक तरह की कम्युनिटी से सारे आते हैं। और वो क्या है, क्योंकि उनको गुट्टी पिलाई गई है कि भारत के अंदर आपकी कम्युनिटी को कोई जस्टिस नहीं मिल सकता, कभी आपको वहाँ पर जो है कोई चीज़ आपके लिए ठीक नहीं होती, तो वो आपके विरुद्ध लिखेंगे ही लिखेंगे। नंबर 3, एक और चीज़ हो रही है खासकर इंग्लैंड के अंदर। एक जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, पीओके अंदर एक जगह है उसे कहते हैं मीरपुर, और मीरपुरी वहाँ का सिटीज़न होता है। और मीरपुरी एक खासा ऐसा है, मैं तो नहीं कह रहा सारे मीरपुरी ऐसे होते हैं, और कई मीरपुरी उनको बड़ी नफरत है भारत से। अब कई मीरपुरी जो हैं वो लंदन में बस गए हैं, और मज़े की बात यह है कि ये कई जो मीरपुरी हैं, अब जो नया जो वर्ल्ड सर्विस है बीबीसी का, उसमें मीरपुरी भरे हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। और यही मीरपुरी अब आपके जो हैं, आपके दूसरे जो न्यूज़पेपर्स हैं इंग्लैंड के, उसके अंदर भी आ गए। तो उन्होंने आर्टिकल्स आपके खिलाफ लिखना ही लिखना है, और खासकर मोदी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ तो लिखना ही लिखना है, उसको तो आप मान के चलिए। और अगर आप मेरी बात को आपको विश्वास नहीं है, तो कोई भी आप पुराने 6 महीने के कोई भी आर्टिकल्स आप गूगल से देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, आपको इसी तरह के नाम दिखाई देंगे, 2 तरह के नाम। और दूसरा इंसान जो है वो तो टोटल भारत विरोधी है, चाहे वो कभी भारत आया भी है या नहीं पिछले 5-6 सालों में, 10 सालों में, मगर वो वहीं बैठे बैठे वॉशिंगटन में बैठे बैठे, लंदन में बैठे बैठे वो आपके खिलाफ स्टोरीज छाप रहा है। तो ये सब चल रहा है। एक और फिनोमेना चल रहा है इस फॉरेन मीडिया के साथ इस समय, काफ़ी हद तक खासकर यूएस का जो फॉरेन जो मीडिया है वो एक तरह का जूश कंट्रोल्ड है। आपका न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसकी कंट्रोलिंग जो एसेट्स हैं वो एक जूइश फैमिली के पास है, यानी कि यहूदी जो लोग होते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली बड़े दुर्भाग्य से ये कहना पड़ेगा कि ये जो यहूदी हैं, ये इस तरह के यहूदी हैं जो कि अपनी ही कौम को नीचा दिखाने के लिए वो दूसरी माइनॉरिटीज़ को, खासकर जैसे मुस्लिम जो ग्रुप्स हैं, उनको बढ़ा चढ़ा के उनको इनकरेजमेंट देते हैं। जैसे ये इसराइल की जो जो जंग चल रही है, तो उसमें उनका जो पक्ष है न्यूयॉर्क टाइम्स का, वो पूरा पैलेस्टीन की तरफ है, हमास की तरफ है, उसमें वो इसराइल के बिल्कुल ही सरकार के खिलाफ है। और होता क्या जा रहा है कि ये जो इस तरह के डिस्पेंसेशन के जो न्यूज़पेपर्स हैं, ये ना केवल यहूदियों के खिलाफ हैं, बल्कि ये अब हिंदुइज्म के खिलाफ भी हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भी हो रहा है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में मुझे तो अब कभी याद नहीं आता पिछले कई कई सालों में कि एक ऐसा आर्टिकल भी आया हो जिसमें उन्होंने भारत की प्रशंसा की हो। और पिछले 10 सालों में तो धड़ाधड़ हिंदुस्तान के ऊपर आर्टिकल्स आ रहे हैं, और एक से एक बढ़कर आर्टिकल जो है वो मोदी के विरुद्ध है, वो भारत के विरुद्ध है। उसमें कुछ ना कुछ ऊट पटांग चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम किस तरह के लोग हैं, डेमोक्रेसी यहाँ ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर कोई मतलब रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, मुस्लिम्स को मारा जा रहा है, बर्बादी चल रही है सब जगह, और नाम की हम बहुत बड़ी शक्ति हैं मगर एक्चुअली अंदर से हम कुछ नहीं है। तो इस तरह के आर्टिकल्स भरे हुए आते हैं वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में। और फाइनल एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हमको ध्यान रखनी पड़ेगी इस फॉरेन मीडिया की, कि इन लोगों ने एक दूसरी हकीकत, जैसे मैंने आपको बताया, देखी है, जो बहुत पहले की हकीकत थी, और इंडिया ऑफ डिफरेंट कलर्स जिसे हम कहते हैं, कि पुरानी एक 70 के दशक की हकीकत की, उसमें उन तब तो यहाँ तक कहते थे कि वो आदमी बीन बजाता है तो दोनों सांप जो है ऊपर रस्सी की तरह वो चला जाता है, और जो हाथी हैं वो सड़कों पे चल रहे हैं। इस तरह की स्टोरीज एक्चुअली आ चुकी हैं। तो ये हकीकत अभी भी कई लोगों के दिमाग में है। उनके जो बच्चे अब जो जर्नलिस्ट बन चुके हैं वो भी ये इस चीज़ को समझते हैं। तो उनके लिए ये हकीकत कि मोदी जी ने कि एक तरह से भारत का कितना बदलाव कर दिया है, वो उनके वो हाजमे में नहीं आ रहा है, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दे कैन नॉट डाइजेस्ट दिस रियलिटी, क्योंकि
वैसे भी ये जो गोरा आदमी होता है उसको वैसे ही प्रॉब्लम होती है कि ये जो ब्राउन आदमी है ये इतना ऊपर कैसे उठ गया। और मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, ये बहुत पहले 70 के दशक में जापान के साथ भी हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ही तेज़ी से ऊपर उठा, और 70 तक उनकी जो गाड़ियाँ थी, शानदार गाड़ियाँ, वो यूएस में उन्होंने जो अमेरिकन कार्स थी उनका बैंड बजा दिया था, जिसे कहते हैं कि हर आदमी जो है जापानीज कार लेना चाहता था और जो अमेरिकन कार्स हैं उनको लेना नहीं चाहता था। तो पूरी एक वॉर शुरू हो गई थी ऑन कार्स ओनली बिटवीन जापान एंड अमेरिका। और उस समय ये जो आपका जो गोरा मीडिया है, वाइट मीडिया है, वो जापान के पीछे पड़ गया कि ये तो पर्ल हार्बर वाली अटैक हो गया हमारे ऊपर, उसी तरह का अटैक है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो इंजीनियरिंग है, उसका ये धजिया उड़ा देंगे, मजाक बना रहे हैं। तो ये जापानीज कौन होती हैं? तो जापान अगेन इज एन एशियन पावर। तो ये पहले भी हो चुका है, जापान के साथ हो चुका है, मगर अब दी हेट्रेड, जो नफरत है, हम उसके ग्लेयर के अंदर आ गए हैं, हम उसके अंदर आ गए हैं, और पूरी जो नफरत है वो अब भारत के ऊपर केंद्रित हो गई है। दैट इज द न्यू रियलिटी ऑफ टुडे। क्योंकि जो गोरा आदमी है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि आप इतनी तरक्की 10 साल में आपने इतनी तरक्की कैसे कर ली, और आप तो अब ये कह रहे हो कि आपके एयरपोर्ट, आपके जो ट्रेन्स हैं वो हमसे ज़्यादा शानदार है। ये तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा उनसे। तो ये अब नई हकीकत है जो विच दे हैव टू फेस अप टू इट, मगर एक्सेप्ट करने को वो लोग तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। यानी कि आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि उस समय की जो रियलिटी जो ये लोग अपने आर्टिकल्स में छापते थे कि भारत तो देखिए जी निर्वाणा, और यहाँ पर आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, आप जो लोग जो हैं वो चिल्लम चिल्लम वो पी रहे हैं सब जगह बैठ के, और आप जाइए वाराणसी के घाट पे, आप ऋषिकेश चले जाइए, मस्त हो जाइए। तो ये जो पूरी जो उन्होंने पूरा एक वाक्य बनाया हुआ था वो अनरियल था उस टाइम भी। और अब जो रियलिटी ये हम अपने पेपर्स में, अपने चैनल्स पे दिखाते हैं, वो भी गलत रियलिटी दिखा रहे हैं। उस टाइम भी गलत थी, अभी भी गलत है। दैट इज द आयरनी। ये जो सबसे बड़ी बात है, आपको जो ये विदेशी नक्सली मीडिया है इसके बारे में आपको समझनी पड़ेगी। और अब फाइनली कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, कि ये जो ताकत है फॉरेन मीडिया की, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए जो ओपिनियन मेकर है, जो जिस पे पूरा देश चलता है, जिन लोगों के बलबूते पर, वो सब इस फॉरेन मीडिया को देख रहे हैं। तो इनको फॉरेन मीडिया को भी ये चीज़ पता है। इसीलिए ये जो नक्सली फॉरेन मीडिया है, इन्होंने हाथ मिला लिया है जो आपका हमारे देश के अंदर जो नक्सली मीडिया है, जैसे वायर है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, इस तरह का मीडिया है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जब मैं अब टेलीविज़न चैनल्स भी देखता हूँ, पहले मैं देखता था कि जैसे हेडलाइंस टुडे का एक चैनल है, इंडिया टुडे का, काफ़ी बैलेंस होता था। लेकिन अब उसके अंदर भी आप देखो, हर शो जो है उसमें कोई सरकार विरोधी एंकर बिठा देते हैं जो कि उटपटांग चीज़ें, तो ये चल रहा है। तो इस समय ये जो डोमेस्टिक चैनल्स हैं, जो आपके फॉरेन मीडिया हैं, ये सब मिलकर नक्सली मीडिया बन गए हैं। और मुझे कहीं पर शक है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, और कुछ कंपनीज भी जो हैं आपकी, या मेटा वेटा, वो भी देखना पड़ेगा कि कहाँ से एक्स जो है। अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग आज एक और डेवलपमेंट हुई है, एक्स के जो मालिक हैं इलॉन मस्क, तो वो भाई साहब तो भारत आने वाले थे, और अब पता चला कि उन्होंने कहा कि भाई मैं व्यस्त हूँ, कुछ बड़ा काम वाम आ गया है, वहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, इसलिए मैं भारत नहीं आ सकता, प्रधानमंत्री से मिल सकता। और वहाँ पता चला है कि विद इन अ मैटर ऑफ डेज वो चीन पहुँच गए, और वहाँ के जो मतलब जो एक सीनियर जो ऑफिशियल हैं, जो सीनियर मिनिस्टर हैं, उनके साथ वो मिले हैं। तो एक्स का क्या रोल है, मेटा का क्या रोल है, फेसबुक का क्या रोल है, सोशल मीडिया का क्या रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये आपकी नक्सली मीडिया कर रहा है। अब ये सारे प्रश्नों का उत्तर तो तभी आएगा जब पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। मगर कहीं पर मुझे शक है, आई एम इनफैक्ट कन्विंस्ड, मैं तो ये आपको ये कहूँगा कि इसमें इन शक्तियों का हाथ है। और अभी ये शुरुआत है, जैसे कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं, अभी ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। और वो पिक्चर बहुत ही डरावनी पिक्चर है, क्योंकि ऐसे ऐसे तरह के फेक डीप वीडियोस
हमारे जाने पहचाने चेहरों के, हमारे आदरणीय जो हमारे नेता हैं, हमारे जो लोग हैं जो टॉप पे बैठे हैं, उनके आने वाले हैं, मुझे लगता है, जो कि तहलका मचा देंगे सोसाइटी के अंदर। और बहुत ही ज़बरदस्त डिसरप्शन हो सकती है, बहुत ही बड़ा खतरा है, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। और फाइनल में मैं जो कहना चाहूँगा कि मे बी, चाहे इलेक्शन चल रहे हैं या मुझे नहीं पता इसका लॉ क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन का कोड क्या कहता है, बट कहीं पर सबसे पहले तो मुझे लगता है इलेक्शन कमिश्नर को, ही शुड एड्रेस द कंट्री एंड वॉर्न द पीपल अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम ऑफ ये डीप फेक वीडियोज़। और साथ साथ उनको वार्निंग उन पॉलिटिशियंस को भी देनी चाहिए और ताकतों को, सोशल मीडिया को भी बैन कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन अगर वो चाहें तो, कि अगर जहां पर जो लोग इस वीडियोस को प्ले कर रहे हैं बैन करिए उनको। मगर इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ, रूल्स क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, मगर प्रधानमंत्री को भी एक एड्रेस टू द नेशन इसी टॉपिक के ऊपर, ही शुड एड्रेस द नेशन और लोगों को सचेत करें कि ये बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने आ गया है और जो भी ऐसी हरकतें करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उन्हें उठा के अरेस्ट करिए, जेल में डालिए, अंदर कई सालों तक अंदर रखिए। क्योंकि देखिए, दे आर नॉट ओनली जस्ट मेकिंग अ फेक वीडियो, दे आर डिस्टरप्टिंग द इलेक्शन प्रोसेस, और वो जो आपका जो वोट है उसका मजाक बना रहे हैं और आपकी जो चॉइस है उसका मजाक बना रहे हैं, बल्कि आपके ऊपर एक कंट्राइव तरीके से, एक गलत तरीके से एक और चॉइस थोप रहे हैं। क्योंकि हड़बड़ाहट के अंदर, घबराहट के अंदर, गुस्से के अंदर उत्तेजित होकर आप कोई भी ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो कि आपके कन्विक्शंस के जिसे कहते हैं विरुद्ध जाता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। यू शुड वोट अकॉर्डिंग टू योर कॉन्शियंस जिसे कहते हैं, और वो तभी हो सकेगा जबकि जो पूरा एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा रहे, ऐसे डीप फेक वीडियोस सर्कुलेशन में ना आए। और उसके लिए मुझे लगता है अब टाइम आ गया है कि इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार को भी एक टफ कॉल लेनी पड़ेगी। तो इसके साथ आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। ये आपको एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में प्लीज़ कुछ रिमार्क्स हैं तो अपना पोस्ट कीजिए, डालिए, और दोबारा कह रहा हूँ वो लाल बटन है उसे दबाइए, सब्सक्रिप्शन, और बिल्कुल फ्री है मेरी सब्सक्रिप्शन, एक पैसा भी नहीं, मेरे को सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, आपके लाइक्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हमें सपोर्ट करिए, और ये मेरा आपसे वादा है कि जो भी आपके जो इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं उन पर मैं एक नया एंगल लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, और आप खुश रहें, और अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं।